वैसे तो साल 2023 आ चुका है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यह देश 2002 में फंसा रहे। इसलिए वो बार बार 2002 के गुजरात दंगों की याद दिलाते हैं। बहुत सारे लोग गुजरात दंगों के बारे में जानते नहीं होंगे। युवा पीढ़ी में से बहुत सारे लोग जो उसके बाद पैदा हुए या अभी वयस्क हुए हैं, वो नहीं जानते 2002 के गुजरात दंगों के बारे में डिटेल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गुजरात दंगों को भूल चुके होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मेमोरी में गुजरात दंगों की कुछ कुछ बात होगी। दंगों की बात करना तो हमेशा तकलीफ देता है, क्योंकि इससे उन लोगों के जख्मों को फिर से हरा हो जाने का डर होता है जो पीड़ित रहे। यह वो देश है जहां दंगों का लंबा इतिहास रहा है, जिसके पीड़ित हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हालांकि नैरेटिव यह बनाया जाता है जैसे कि दंगे जो हैं वो अभी हाल की बात हो। हाल में तो हुए ही नहीं है वैसे ज्यादा दंगे या कहीं इस तरह की जानकारी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाता है। लेकिन आज बड़ी तकलीफ के साथ मैं गुजरात के 2002 के जो दंगे थे उनकी फाइल खोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे दुख होगा लोगों को, लेकिन मजबूर किए तो कभी सीन में नहीं आते, जिक्र ही नहीं होता। लेकिन इन जख्मों को फिर से कुरेदा जा रहा है और इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक मकसद है। नरेंद्र मोदी को लेकर जो अंधा विरोध है वो है। गुजरात दंगों को लेकर 21 साल से नरेंद्र मोदी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। उसमें पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, सो कॉल्ड समाज सेवी भी हैं, और एजेंडा चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार फेल होता है। लेकिन इस एजेंडे को बार बार जिंदा करने की कोशिश भी होती रही, और इस बार यह कोशिश बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सीधे तौर पर दुष्प्रचार बताया गया है, लेकिन भारत में कुछ लोग इसे देखने और दिखाने पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के कैंपस में हंगामा चल रहा है, जैसे कल रात जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन ने, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट यूनियन ने बिना इजाजत के इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर दी। खूब हंगामा हुआ इस दौरान। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हो रहा है। ऐसे ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ। कुल मिलाकर फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है जो गुजरात दंगे के बाद से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया जाता रहा। लेकिन जिन लोगों को गुजरात दंगों का सच देखने का इतना ही शौक है, जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ही गुजरात दंगे का सच मान रहे हैं, आज पाठशाला में हम उनके लिए गुजरात दंगों पर एकदम सटीक डॉक्यूमेंट्री लेकर आए। और यह डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की नहीं है बॉस, ये हमारी अपनी रिसर्च है, हमारी अपनी जानकारी जो हमने आपके लिए इकट्ठा की है वो आपको दिखा रहे हैं। यह पाठशाला की डॉक्यूमेंट्री है, किसी एजेंडाधारी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत आज जब मैं कर रहा हूं तो वहां से करूंगा जहां से बहुत लोग कांट छांट कर आगे बढ़ जाते हैं। गुजरात डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत गुजरात दंगे से नहीं होती बॉस, बल्कि होती है गोधरा में ट्रेन जलने से। वो ट्रेन जिसमें अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे। इस ट्रेन में आग लगाई गई जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर कार सेवक थे। और यह बात साल 2002 के फरवरी महीने की है। तब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के संकल्प के साथ जप यज्ञ शुरू किया था, जिसके तहत राम भक्तों को अयोध्या में होने वाले महायज्ञ में शामिल होने के लिए जाना था। देश भर से कार सेवक जा रहे थे, तो गुजरात से भी कई राम सेवक अयोध्या गए हुए थे। 2200 कार सेवकों का एक ग्रुप 25 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से गुजरात वापस आ रहा था। यह ट्रेन 27 फरवरी 2002 की सुबह, इस डेट को बहुत ध्यान से रखिए, वहां पर आ ही रहा है, मैं यहां लिख देता हूं। अब इसकी डेट देखिए, 27 फरवरी 2002, जिस ट्रेन की बात कर रहा हूं साबरमती एक्सप्रेस, ये कहां पहुंचती है? ये पहुंचती है गोधरा। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी 2002, सुबह 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंचती है। ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही थी। ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकना था। ट्रेन में 18 कोच थे और सभी कोच कार सेवकों से भरे हुए थे। ट्रेन के S6 बोगी ने धमकी दी कि अगर ट्रेन को आगे बढ़ाया तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
अगले 10 से 15 मिनट तक यह पत्थरबाजी होती रही। इस दौरान इस हिंसक भीड़ ने S6 कोच पर हमला कर दिया। यह इस मामले की जांच करने वाली कमीशन ने कहा है। पहले पत्थर मारकर S6 कोच की खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए, जले हुए कपड़े कोच के अंदर फेंके गए, कुछ ज्वलनशील पदार्थ कोच के अंदर फेंका गया, बल्ब फेंके गए। देखते ही देखते कोच में आग लगने लगी, धुआं भरने लगा, लोग उस कोच से बाहर आने की कोशिश करने लगे। इसके बाद हिंसक भीड़ से ही कुछ लोग कोच के अंदर दाखिल हुए और पेट्रोल से भरे कैन कोच में फेंक दिए, जिससे आग काफी तेजी से फैली और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। और देखते ही देखते 59 लोग उस कोच में जलकर मर गए। यह नानावटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सुबह 11 बजे एक बार फिर से साबरमती ट्रेन पर भीड़ ने हमला किया। एक बार नहीं, दूसरी बार भी हमला हुआ। तब पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। कोच नंबर S6 और S7 आग की चपेट में आ चुके थे, इसलिए दोनों डिब्बों को अलग किया गया। ट्रेन गोधरा से 12:40 पर रवाना हुई। साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो यह जो कहानी शुरू हुई 27 फरवरी को, यहां पर गोधरा में 59 लोग मर गए जलकर। और इन 59 लोगों में महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। लेकिन इस घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देने की भी कोशिश की गई और इसके लिए कुछ थ्योरीज गढ़ी गई। जैसे एक थ्योरी यह गढ़ी गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन में आग लग गई। एक थ्योरी में यह कहा गया कि S6 कोच में किसी के पास डीजल या किसी ज्वलनशील पदार्थ की कैन थी, जिसकी वजह से आग लग गई। यहां तक कि जब यह नानावटी कमीशन की जांच चल ही रही थी, और अभी इसकी डिटेल बताऊंगा इसने क्या क्या कहा था, उसी दौरान साल 2005 में यूपीए सरकार में तब के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज यूसी बनर्जी को इस घटना की जांच का जिम्मा दे दिया। बनर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा सुनिए। उन्होंने कह दिया कि आग जानबूझकर लगाई ही नहीं गई थी, यह एक दुर्घटना थी। आग ट्रेन के कोच के अंदर से शुरू हुई थी और संभवतः यह आग कुकिंग स्टोव जलाने की वजह से लगी हो। इस कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर कई नेताओं ने यही थ्योरी खूब चलाई कि गोधरा में जो हुआ वो तो एक दुर्घटना थी। लालू यादव ने इस रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाए कि उनकी सरकार ने ही गुजरात दंगे करवाए थे। लेकिन बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट पर भी सवाल उठे और यह सवाल किसी और ने नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने उठाए। गुजरात हाईकोर्ट ने तो बनर्जी कमीशन के गठन को ही अवैध करार दे दिया। गोधरा कांड में घायल हुए एक ट्रेन यात्री ने बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अक्टूबर 2006 में हाईकोर्ट ने बनर्जी कमीशन के निष्कर्ष को खारिज कर दिया और यह कहा कि यह जांच असंवैधानिक थी, अवैध थी और इसे रद्द किया जाता है। और हाईकोर्ट ने इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगा कि आयोग का गठन सत्ता का इस्तेमाल करते हुए गलत मंशा से किया गया और रिपोर्ट की दुर्घटना ट्रेन में आग लगा दी गई थी। वो सुबह 8:15 पर स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद रेलवे पुलिस से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन पर पहले पत्थरबाजी हुई, फिर उसमें आग लगा दी गई। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयंती रवि ने आयोग को बताया कि यात्रियों ने बताया था कि ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, ट्रेन को आग लगाई गई। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उनके घर की महिलाओं को मुस्लिम भीड़ उठाकर ले गई। यह भीड़ फालिया सिग्नल के पास जमा हुई थी। तत्कालीन आरपीएफ कमांडेंट सत्येंद्र नारायण पांडे ने बताया कि ट्रेन के गोधरा स्टेशन से रवाना होते ही लोकल मुस्लिम की भीड़ जो करीब 1000 की संख्या में थी, उन्होंने दोनों साइड से ट्रेन पर हमले कर दिए और पेट्रोल डीजल छिड़ककर कोच S6 को जला दिया। आरपीएफ कांस्टेबल ने भीड़ को हटाने के लिए 4 राउंड फायरिंग भी की थी। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम एफएसएल की टीम ने आयोग को बताया कि एक पूरे कोच को जलाने के लिए 60 लीटर पेट्रोल लगा होगा। एफएसएल ने बताया कि आग कोच के अंदर से नहीं लगी। एफएसएल टीम में मौजूद दीपक कुमार तलाती ने बताया कि उन्हें एक सैंपल में एसिड का भी एलिमेंट मिला, एक सैंपल में हाइड्रोकार्बन मिला जो पेट्रोल में होता है। एफएसएल टीम के मुकेश जोशी ने बताया कि उन्हें ट्रेन के डिब्बे के बाहर वो निशान मिले जो पत्थरबाजी से लगे थे और साथ ही कोच के बाहर भी बर्न मार्क मिले थे।
ये उन लोगों की टेस्टमनी है नानावटी आयोग के सामने, एफएसएल की टीम की। और इसीलिए जो अभी आपको बता रहा था कि बनर्जी कमीशन जो यूपीए सरकार के समय लालू यादव ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट को जब हाईकोर्ट ने खारिज किया तो क्या बोला कि शुरुआती जो जानकारी है और आपकी जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट में तो ये बातें थी जो नानावटी कमीशन में निकलकर सामने। और आपको जो हिंसा करने वाले थे उसके बारे में नानावटी आयोग ने जो कहा वो बता रहा हूं, उनका धर्म इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हिंसा की शुरुआत जो है ना वो वैमनस से कहां से आया। ऐसे नहीं रातों रात हुआ कि चलो यार उठते हैं अब दंगे करते हैं। साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की वजह से ही दंगे शुरू हुए। ट्रेन को जलाए जाने की जांच करने वाले नानावटी आयोग ने 2008 में अपनी पहली जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रेन को जलाया जाना पूर्व नियोजित था और इसका मकसद ट्रेन के कोच में सफर कर रहे कार सेवकों को नुकसान पहुंचाना था। यह रिपोर्ट 2008 में गुजरात विधानसभा में पेश की गई और इस रिपोर्ट का एक दूसरा हिस्सा फाइनल रिपोर्ट के तौर पर 2014 में आया और उसमें क्या कहा गया पता है कि गुजरात दंगों में कोई साजिश नहीं थी। इस घटना के बाद जो ट्रेन जली और उसके बाद जो दंगे हुए उसमें नानावती आयोग ने कहा कि उसमें कोई साजिश नहीं थी कि ये दंगे पहले से प्लान थे कि कर देते हैं। ये दंगे मुख्य तौर पर गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना को लेकर आक्रोश की वजह से हुए थे। 2014 में नानावटी आयोग ने जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी उसे 2019 में गुजरात विधानसभा में पेश किया गया था और इसमें यह भी कहा गया कि गुजरात दंगों में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि बीजेपी, वीएचपी या दूसरी पार्टियों या दूसरे धार्मिक संगठनों ने मुसलमानों पर हमले को भड़काया। आयोग के मुताबिक सिर्फ 2 ऐसे केस मिले जिसमें यह आरोप लगता है कि इसमें विश्व हिंदू परिषद से कथित तौर पर जुड़े हुए लोग शामिल थे। मुसलमानों के खिलाफ जो भी हिंसा की घटनाएं हुई वो गोधरा कांड को लेकर लोगों के अंदर गुस्से की वजह से थी। कुछ घटनाओं में असामाजिक तत्व उकसाया गया था। एक बार अमित शाह को सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सच क्या है और नरेंद्र मोदी उस दिन गुजरात दंगे के दिन क्या कर रहे थे। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो गोधरा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये देयर विल बी अ ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। तो बॉडीज को परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है, ये गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी। दुख ही दुख था। आज तक यह झूठ फैलाया जाता है कि गोधरा कांड में उस ट्रेन में जिन कार सेवकों की जान गई थी उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद लाकर परेड करवाई गई थी। यह आरोप लगाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है कि यह जानबूझकर किया गया जिससे लोगों का गुस्सा भड़क जाए। ट्रेन में जले लोगों के पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालों को पहले न देकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दिया गया, यह आरोप लगता है। यह सब गुजरात में दंगे भड़काने की साजिश का हिस्सा बताया जाता है। लेकिन उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स को अगर आप गौर से पढ़ें तो यह सच पता चलता है कि 28 फरवरी 2002 की सुबह 3:35 पर गोधरा कांड के मृतकों के पार्थिव शरीर अहमदाबाद गए। ज्यादातर लोग वडोदरा या अहमदाबाद के थे। यह झूठ फैलाया जाता रहा कि गोधरा कांड के मृतकों का रेलवे यार्ड में ही जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि यह आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और ऐसा कोई वीडियो भी 20 साल में सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि गोधरा कांड के मृतकों के शवों को अहमदाबाद लाकर परेड कराई गई थी कि देखो कैसे मर गए। एक वीडियो नहीं है बॉस 20 साल में।
लेकिन एजेंडा चल रहा है, बोल दिया कुछ भी। 27 फरवरी को गोधरा में ट्रेन जली थी और 28 फरवरी से गुजरात में दंगे भड़क गए थे। नरेंद्र मोदी को इसमें यह कहकर टारगेट किया जाता रहा कि दंगे रोकने में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, यहां तक कि बदला लेने, सबक सिखाने और खुली छूट देने जैसी बातें उनके साथ जोड़ दी जाती। सच क्या है पता है आपको? यह आज पाठशाला की इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बताता हूं। पहले यह जान लीजिए कि उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या क्या कर रहे थे जब गुजरात में तनाव बढ़ रहा था। आज देखिए गुजरात दंगे के वक्त क्या हुआ। 27 फरवरी की सुबह 27 फेब 8:05 पर ट्रेन जली। 8:05 AM ट्रेन जलाई जाती। नौ बजे इसी दिन 9 AM तब के सीएम नरेंद्र मोदी जी को जानकारी मिलती है कि भैया ऐसी घटना हो गई है और वहां ट्रेन जल गई है। तब के सीएम को 9 बजे 8:05 पे घटना होती है, 9 बजे उनको पता चलता है कि बहुत ऐसा कुछ हो गया। ठीक 10:30 बजे उसी दिन 10:30 AM सीएम मोदी एक मीटिंग बुलाते हैं इसी गोधरा कांड पर अपने अधिकारियों के साथ। दोपहर 12 बजे 12 PM विधानसभा में बताते हैं नरेंद्र मोदी की क्या हुआ है। विधानसभा में जानकारी देते हैं 12 बजे, और इस बारे में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी बात करते हैं और हाई लेवल जांच के आदेश देते हैं। यहीं पर कहते हैं कि जांच हो, और वाजपेयी जी से बात करते हैं। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे 3:30 PM अहमदाबाद से रवाना होते हैं और कहां जाते हैं? शाम 4 बजकर यहां से निकले, अहमदाबाद से निकले, अहमदाबाद से रवाना, और 4:45 4:45 PM गोधरा पहुंचते हैं जहां पर यह घटना हुई है। उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी 4:45 पर गोधरा पहुंचते हैं हालात का जायजा लेने के लिए। वहीं पर रहते हैं और रात 10:30 PM रात 10:30 बजे वो गांधीनगर वापस आते हैं, गांधीनगर लौटते हैं, और उसके बाद 10:30 बजे सुबह से लेकर रात तक इसी में लगे हुए हैं, और रात 11 बजे 11 PM यहां आ जाइए, यहां से यहां आइए, रात 11 बजे बैठक करते हैं। किसको लेकर? कानून व्यवस्था करते हैं को लेकर। जो आदमी सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इसी काम में लगा हुआ है कि यह घटना कैसे हो गई, प्राइम मिनिस्टर को बता चुका है, विधानसभा को बता रहे हैं, रात 11 बजे आकर मीटिंग कर रहे हैं कि भैया कानून व्यवस्था देख लो, सब ठीक रहना चाहिए, और उनके बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे, कोई मीटिंग नहीं कर रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं थी कि पोस्ट गोधरा कुछ अनहोनी हो जाएगी। और इसीलिए रात 11 बजे जब कोई आदमी दिन भर ये सब कर आएगा और लौटेगा तो सोएगा, वो आदमी बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि अरे वो तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। बॉस, आंखें कब खोलेंगे आप? फैक्ट्स पर कब बात होगी? गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर एक आरोप एजेंडे के तहत यह भी खूब लगता है कि उन्होंने दंगे को भड़कने दिया, दंगाइयों और पुलिस को खुली छूट दी। आरोप लगाया जाता है कि गोधरा से वापस आने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने रात 11 बजे अपने निवास पर मीटिंग की, तो आरोप लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम के बीच बैलेंसिंग एक्शन अब काम नहीं करेगा, मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए और हिंदुओं को उनका गुस्सा निकालने का मौका देना चाहिए। यह कहते हैं नरेंद्र मोदी ने उस रात 11 बजे वाली मीटिंग में कह दिया था, यह आरोप लगता है। लेकिन सच क्या आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी ने इन आरोपों को सही नहीं माना। मीटिंग में मौजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक नारायण ने एसआईटी को बताया कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था बॉस। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि गोधरा कांड की वजह से लोगों में गुस्सा है, इसलिए सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों को सबक सिखाने वाला जो आरोप लगता है, तत्कालीन डीजी सिक्योरिटी संजीव भट्ट लगाए थे।
और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो आदमी संजीव भट्ट आरोप लगा रहे थे, वो संजीव भट्ट उस मीटिंग में ही मौजूद नहीं थे, और वो आदमी कह रहा है कि वहां नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और उस बात को फैलाया जाता है। और जो आदमी उस मीटिंग में है और एसआईटी में कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनकी बात का यकीन नहीं। ये क्या चल रहा है इस देश में बॉस? और इन्हीं संजीव भट्ट के बारे में एसआईटी ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। यह एसआईटी की जांच में आया, लेकिन उस आदमी पर विश्वास करेंगे क्योंकि यह कुछ लोगों के नैरेटिव को सेट करता है कि अरे मोदी जी ने कहा कि छोड़ो, होने दो। जो वहां नहीं है उसको सब पता है। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह भी झूठ खूब फैलाया गया कि गुजरात सरकार ने तब आर्मी को बुलाने में देर की थी। 1 मार्च 2002 को आर्मी बुलाने की रिक्वेस्ट दी गई और 2 मार्च को गोधरा में आर्मी पहुंच गई, जबकि 27 फरवरी को गोधरा कांड हो चुका था और 28 फरवरी को गुजरात भर में दंगे भड़क चुके थे। अब सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसने इस पर सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल नवंबर में क्या बताया। एसआईटी की तरफ से कहा गया था कि गुजरात की तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना बुलाने का सही समय पर फैसला लिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने सेना बुलाने के लिए कब मांग रख दी थी? 28 फरवरी 2002, यानी जिस दिन दंगे भड़के उसी दिन दोपहर 2 बजे फैक्स कर दिया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि बॉस सेना चाहिए। और फैक्स सबूत के तौर पर होता है, हवा में नहीं होता। फैक्स के सबूत होते हैं, वो सबूत दिखा होगा ना एसआईटी को, तब वो कह रही है कि उसी दिन दंगे भड़के दोपहर 2 बजे सेना की मांग कर दी गई। रात तक सेना की तैनाती हो चुकी थी। सेना भेजने की अप्रूवल पीएम को देनी थी, क्योंकि 2001 के संसद हमले के बाद सीमा पर तनाव था, लेकिन सेना भेजने में कोई देर नहीं हुई। गुजरात में सेना की आखिरी यूनिट 1 मार्च तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि फरवरी का महीना था। 28 के बाद 1 मार्च आया, अगले ही दिन आखिरी यूनिट 1 मार्च को पहुंच चुकी थी। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी ने सेना मांग ली थी, लेकिन झूठ फैलाया जाता है, अरे मोदी जी तो सेना ही नहीं बुलाए। सच तो यह है कि गुजरात दंगे जब भड़के तो नरेंद्र मोदी ने पड़ोस के राज्यों तक से मदद मांगी बॉस, कि वहां से कुछ अतिरिक्त पुलिस बल मिल जाए तो पड़ोस में, ताकि दंगे को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पड़ोस के राज्यों में सरकार किसकी थी आपको पता है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री किसके थे? कांग्रेस के। और उन्होंने इसमें कुछ खास मदद नरेंद्र मोदी की नहीं की। एक ब्रिटिश लेखक है एंडी मरीनो, उन्होंने एक किताब लिखी है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। इसमें उन्होंने जानकारी दी है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 3 पड़ोसी राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि भैया हमको फोर्स दे दीजिए, यहां दंगे भड़क रहे हैं। वो राज्य कौन थे आपको पता है? राजस्थान, जहां मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, सरकार थी कांग्रेस की। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, सरकार थी कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, सरकार थी कांग्रेस की। कानून व्यवस्था संभालने के लिए इन 3 राज्यों से पुलिस की 10 कंपनियां देने की मदद मांगी गई थी। दंगे भड़कने के अगले ही दिन यानी 1 मार्च को 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाकायदा लेटर लिखा गया, लेकिन महाराष्ट्र से ही कुछ मदद मिली, कुछ, जहां से बहुत ही कम संख्या में पुलिस वालों को भेजा गया। बाकी राज्यों ने तो मदद से सीधे इनकार कर दिया। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो एसओएस पर 2 हफ्ते कोई जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब दिया तो इस बहाने से मदद से इनकार कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर ही स्पेशल फोर्स की बहुत जरूरत है और इसे कहीं और लगा नहीं सकते। ये वही दिग्विजय सिंह है जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गुजरात के दंगों पर सवाल खड़े करती है। कोई उनसे पलटकर आज तक नहीं पूछता कि इतनी चिंता थी कि सो कॉल्ड एथनिक क्लिंजिंग हो रही थी तो अपने राज्यों से पुलिस क्यों नहीं भेजे बॉस? पर कौन पूछेगा? यहां तो एजेंडा चलाना है लोगों को। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का जिम्मेदार बताते हुए एक बार दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए थे। दोनों नेता एक मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम में एक ही मंच पर थे, और तब दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी से कह दिया कि देश ऐसे नहीं चलेगा कि लोग मरते जाएं और आपकी सरकार हथियारों को बचाने में लगी रहे। सबके सामने नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह को जवाब दिया था, और क्या दिया था सुनिए। नरेंद्र मोदी ने सबके सामने कहा, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है दूसरे चैनल का, इसलिए दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन क्या कहा सुनिए। जब 2002 में गुजरात में घटना हुई, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गुजरात की सरकार ने तुरंत फैक्स से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को संदेश भेजा कि गुजरात को तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आप अपनी पुलिस फोर्स गुजरात भेजिए।
तीनों कांग्रेस शासित राज्य हैं और इन्होंने मना कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज भी अगर कहीं घटना होती है तो एक राज्य दूसरे राज्य की मदद करता है, पुलिस फोर्स भेजता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसे विषयों में जाते नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, दिग्विजय सिंह इसको काट नहीं सके कि झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। मुंह पर बोला उनके सामने। और ये लोग आज कहते हैं कि गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे रहे, मरने दिया लोगों को। फैक्ट्स पे बात होगी या हवा हवाई बात होगी? और कितने साल हवा हवाई बात होगी बॉस? गुजरात दंगे में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की हत्या हुई थी। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। एहसान जाफरी के केस में यह कहा गया कि अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में दंगा भड़क चुका था। दंगाई गुलबर्गा सोसाइटी में रहने वाले तत्कालीन सांसद एहसान जाफरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एहसान जाफरी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया और हालात के बारे में बताया और मदद मांगी। आरोप लगा कि नरेंद्र मोदी ने एहसान जाफरी की मदद तो नहीं की, एहसान जाफरी को गालियां तक दी। यह आरोप लगता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी रिपोर्ट में बताया गया कि एहसान जाफरी ने मदद के लिए नरेंद्र मोदी को कॉल किया था। इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं मिला बॉस। एसआईटी चीफ आरके राघवन ने भी बाद में बताया कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि एहसान जाफरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी। क्या यह सबूत मिटाया जा सकता है? फोन कॉल होगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। गुजरात दंगों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2008 में जो एसआईटी बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी थी बॉस, किसी पार्टी की नहीं थी। और उस वक्त सरकार भी यूपीए की चल रही थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई लेकिन मैनेज कर लिया। बॉस, सरकार कांग्रेस की, बनाया एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने, और उस एसआईटी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, काम नहीं किया। बीजेपी ने कोई हंगामा नहीं किया, इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं बताया जैसे अभी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ। नरेंद्र मोदी चुपचाप गए एसआईटी के ऑफिस में, और क्या हुआ आगे पता है? नरेंद्र मोदी से 100 से ज्यादा सवाल किए गए, लेकिन ना तो उन्होंने किसी सवाल से बचने की कोशिश की और ना ही लगा कि कुछ छुपा रहे हैं। ये खुद राघवेंद्र लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी से 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई। जब एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें लंच ब्रेक की जरूरत है, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। यहां तक कि वो पानी की बोतल भी अपनी लेकर आए थे और एक कप चाय भी नहीं पी। उस वक्त चैत्र नवरात्र चल रहे थे, नरेंद्र मोदी का उपवास था। एसआईटी टीम से पूछताछ करने वाले अशोक मल्होत्रा का भी उपवास था। अशोक मल्होत्रा उपवास में चाय पी लेते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उपवास में चाय भी नहीं पीते, वो सिर्फ पानी पीते थे, वो भी अपनी लाई हुई बोतल से। सुबह 11 बजे से मोदी एसआईटी दफ्तर पहुंचते थे। सवालों के 5.5 घंटे के सेशन के बाद मोदी ने शाम को 6 बजे ब्रेक लिया, क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी। और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आज जवाब नहीं दूंगा, मेरे नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में आए, सिर्फ पानी पीते रहे, और ब्रेक किसके लिए लिया? सिर्फ पूजा करने के लिए। रात 9 बजे नरेंद्र मोदी फिर एसआईटी के दफ्तर आए। फिर इसके बाद 4 घंटे तक पूछताछ चली। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक दलों ने ही माहौल नहीं बनाया, बल्कि कुछ कथित समाज सेवक, कुछ संस्थाएं और मीडिया के एक वर्ग ने भी गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को विलेन साबित करने का पूरा एजेंडा चलाया बॉस, एक कसर नहीं छोड़ी। और मैं मान भी लेता कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोई फैक्ट तो रखोगे। अगर एसआईटी पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, किसी कमीशन पे विश्वास नहीं, तो बंद कर देते ना बॉस। यूपीए की सरकार थी, कह देते हमको किसी पे विश्वास नहीं, हम बंद करो, हम नहीं मानेंगे, हम वही मानेंगे जो हमको मानना है, तो फिर खत्म हो जाता मामला। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कैसे दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान कुछ पत्रकारों ने गलत रिपोर्टिंग या गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी ने दंगों की रिपोर्टिंग से जुड़े 2 किस्से बताए। उन्होंने एक महिला पत्रकार का जिक्र करते हुए कहा कि वो महिला पत्रकार सूरत के एक बाजार में खड़ी थी। वो बाजार बंद था। महिला रिपोर्टर ने बताया कि ये हीरो का बाजार है, यहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। ये रिपोर्ट देखने के बाद नरेंद्र मोदी ने उस महिला पत्रकार को फोन किया और कहा कि क्या आप हुड़दंगियों को ये बता, हमारा बॉर्डर जिला है, अभी हम भूकंप से बाहर आए और वहां पर तुम ये खबर फैलाओगे कि एक मंदिर टूट गया है, तो क्या होगा? कोई अंदाजा है तुमको? और क्या तुमने जांच की है? क्यों आग लगा रहे हो? ये रिपोर्टर से नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस आदमी का मकसद ये होता कि खूब हिंसा बढ़ के एथनिक क्लिंजिंग हो जाए सो कॉल्ड, वो क्या रिपोर्टर को मना करते?
फिर तो और आग लगने देते। रिपोर्टर को अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही थी। उस वक्त के सीएम को फोन करके कहना पड़ रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, दंगे ऑलरेडी भड़के हुए। बाद में नरेंद्र मोदी ने उस घटना की जांच भी करवाई तो पता चला कि जिस मंदिर की बात हो रही थी वो एक पेड़ के नीचे एक मूर्ति थी, उसे भी किसी दंगाई ने नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे ने जाकर उसे नुकसान पहुंचाया, वो भी बहुत मामूली सा। पर वो रिपोर्टर साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी तरह किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने बता दिया था कि एक किसान का ट्रैक्टर जो है, जो पलटने से मौत हुई थी, उसको उन्होंने बता दिया था कि गोली लगने से मौत हो गई। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं चेक करता क्योंकि वो पत्रकार है, उनको कौन बोलेगा बॉस। सवाल तो नरेंद्र मोदी से खाली पूछना, और पूछो ना भाई, क्यों नहीं पूछोगे, लेकिन फैक्ट तो रखोगे। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो दुष्प्रचार सालों तक किया गया, उसमें राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को खत्म करने की साजिश थी कि इनका करियर ही खत्म कर दो। इस साजिश का जो हिस्सा थे उसमें मैं आपको बताता हूं, और ये अपने मर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब सुप्रीम कोर्ट से जो बातें बाहर आती हैं, जो जांच में आती हैं, वो आपको बता रहा हूं। इसमें एनजीओ भी शामिल है, कहने को एनजीओ है लेकिन इनका काम क्या था, नरेंद्र मोदी का करियर खत्म करना। इसमें अधिकारी भी शामिल थे जो नेताओं के इशारे पर चल रहे थे, वो भी शामिल थे, और इसमें पत्रकारों का एक ग्रुप भी शामिल था। ये सब का एक ही टारगेट था, और वो टारगेट थे नरेंद्र मोदी। इनका एक ही टारगेट था, और ये आज भी उसी टारगेट पर है कि कैसे इस बात को साबित कर दें कि कुछ तो था। और ऐसे लोग आज भी एक्टिव हैं। इसलिए जब गुजरात दंगों को लेकर कोई बात आती है तो इन्हें अपना एजेंडा फिर से जिंदा करने का मौका दिखता है। आज कांग्रेस के बड़े नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अनिल एंटनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में ट्वीट किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों की तरफ से उनको धमकियां मिलने लगी। ट्वीट वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और ये वो लोग हैं जो बोलने की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड आज के उस भारत में जहां हिटलर शाही चल रही है। तो जो आज की सरकार को हिटलर बताते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। ये बोलने की आजादी का नतीजा है कि इस आदमी को इस्तीफा देना पड़ गया, इतना धमकी मिल गई। इस्तीफा देने के बाद अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश को प्यार से जोड़ने की बात करते हैं और उनके समर्थक इस तरह से धमकी दे रहे हैं। सुनिए एक बार। I have left all the positions and roles I am holding in the KPCC and ASSC. I am a die-hard congressman, but at the same time, the current circumstances makes me believe that things have become untenable for me to find a space or work in this current system. So, after decision, BJP is criticizing Congress party, that especially the party who talks about intolerance, who talks about freedom of speech, is not allowing its leader to speak or put his views publicly. see, I disagree with the BJP on a lot of things, but sadly, this is a thing which, because of certain circumstances, finally I have sadly to agree to, because it is a fact. Yesterday, if you look at certain scenarios and how it started, I made a tweet and I made a very innocuous tweet with very good intentions. The tweet didn't have anything which is against any Congress policy nor any stance of the Congress in any manner. However, the reaction which I have faced and the backlash I faced and whatever I faced in the last 24 hours, I would say that this is not a place where I would want to stay on any longer in the current environment. Like, you go to my Facebook post, you go to my Facebook wall, you go to my wall, and from 8 p.m. for the next 12 hours it still hasn't stopped, where the only thing you can see is actually a lot of messages, hundreds of messages of hatred and abuse and threats. And here you have somebody, a great leader, who is saying that he is trying to unite this country with love, and these are the kind of supporters he is having. Then where will this go?